सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज एसो2 परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी 7th क्लास का एनुअल टर्म का जो संस्कृत का सिंपल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि सिंपल पेपर सॉल्व करने से बच्चों को पता हो जाता है कि प्रश्न कैसे आएगा, किस टाइप के प्रश्न आएंगे, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा और किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना होगा। इन सब बातों को इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो जैसा कि आपने मिड टर्म के पेपर में देखा था कि आपका पेपर 2.5 घंटे का होता है और 60 नंबर का पेपर होता है। आपका पेपर 4 खंड में डिवाइड होता है। खंड का में अपठित अवबोधन आता है यानी अनसीन पैसेज आता है 8 नंबर का। खंड खा में रचनात्मक कार्य 12 अंक का आता है। खंड गा में अनप्रयुक्त व्याकरणम आता है 18 अंक का। खंड घा में पठित अवबोधन आता है 22 अंक का। तो ये आपके पेपर का विभाजन है। इसको केवल समझ लेना है। इसके बाद देखो आपके पेपर में निर्देश लिखा होता है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि आप अभी 7वीं क्लास में हैं। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं यानी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उत्तरार्ध संस्कृतेन एव लेखनीयानि, यानी जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको संस्कृत भाषा में ही लिखना है। प्रश्नानाम् उत्तराणि खंडानुसारम कर्मेण एव लेखनीयानि, यानी प्रश्नों के उत्तर आपको खंड के अनुसार और क्रम से लिखना है। और जो प्रश्न लिखें उसका क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें, क्योंकि 7वीं क्लास के बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं। तो देखिए आपके पेपर में पहला प्रश्न क्या होगा, अपठित अवबोधन का। अपठित मतलब होता है जो आपने पढ़ा नहीं है, यानी ये आपकी किताब से बाहर का होगा और छोटा सा पैसेज होगा 2 से 4 लाइन का। इसको क्या करना होगा, लिखा होगा आपके पेपर में अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, दिए गए प्रश्न को उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो ये पैसेज है, आपको 15 मिनट पैसेज या पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, तो उस टाइम में आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अब इसका हिंदी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भारतवर्षस्य प्रसिद्धा पवित्रतमा नचा नदी भागीरथी वर्तते। भारतवर्ष की प्रसिद्ध और पवित्र, सबसे पवित्र नदी भागीरथी है। वर्तते मतलब है। इयम नदी, यह नदी हिमालयस्य, हिमालय के गोमुखात उत्पद्यते, गोमुख से निकलती है यानी उत्पन्न होती है। अस्याह जलम, इसका जल अतीव पवित्रम मन्यते, अत्यंत पवित्र है। अस्याह तीरे, इसके किनारे पर विविधानि नगराणि सन्ति, अनेक प्रकार के नगर हैं। तेषु, उन नगरों में हरिद्वारम वाराणसी च प्रसिद्धे, उन नगरों में हरिद्वार और वाराणसी प्रसिद्ध हैं। राज्ञः भागीरथस्य तपः प्रभावेण, राजा भागीरथ के तप के प्रभाव से इयम नदी, यह नदी भूमिम आगता, जमीन पर आई। अतः इसलिए ऐसा भागीरथी कथ्यते, यह जो है भागीरथी कहलाती है। कृषकाः अस्याः वारिणम, कृषकाः किसान, अस्याः इसके, वारिणा जल के द्वारा, क्षेत्रम सिंचति खेत की सिंचाई करते हैं। जनाः लोग, श्रद्धया श्रद्धा के साथ, अत्र आगत्य यहाँ पर आकर, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं। एन जिसके द्वारा, तेषाम पाप क्षयः भवति उनके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं भागीरथ को क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं गंगा नदी बहुत पवित्र नदी मानी जाती है और सब लोग इसमें स्नान करना चाहते हैं। ये तो हो गया पैसेज। अब पेपर में आपको कोई इसका हिंदी अनुवाद तो बताएगा नहीं, तो आपका उत्तर, आप अपने उत्तर को कैसे ढूंढेंगे वो ट्रिक हम आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखेंगे पेपर में कि पैसेज लिखा होगा, उसके नीचे 4 टाइप के प्रश्न लिखे होंगे। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन होगा, वह होगा एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखना है। केवलम प्रश्न त्रयम, 4 दिए गए होंगे, आपको 3 करने हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमको ये प्रश्न की हिंदी समझ में नहीं आती, क्या करना है? तो इसमें क्या करना है, आपको आगे नंबर लिखा होगा,
यहाँ पे देखो 1 गुणे 3, अब 3 का मतलब क्या है कि 3 करने हैं और टोटल 3 नंबर का ये आखंड है। तो अब उत्तर कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। तो प्रश्न क्या है, कस्य पवित्रतमा नदी भागीरथी वर्तते। अब इस लाइन को आप क्या करेंगे, पैसेज में ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ना, भारतस्य प्रसिद्धा पवित्रतमा च नदी भागीरथी वर्तते। अब यहाँ पे क्रियापद क्या है, वर्तते। तो अब इस प्रश्न का उत्तर इसी लाइन में छिपा हुआ है। अगर एक पद में आप निश्चय कर पा रहे हैं तो एक पद में लिख दें, नहीं तो आप पूरी लाइन, ये पूरा वाक्य लिख देंगे, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा भारत वर्षस। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कस्य है यानी किसका, तो उत्तर हो जाएगा भारत वर्षस, भारत वर्ष का। अगला प्रश्न है, का हिमालयस गोमुखात उत्पद्यते। अब इसका उत्तर भी इस लाइन को पैसेज में देखिए कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है। तो इसका उत्तर इसी वाक्य में छिपा हुआ है। तो यहाँ पे है का मतलब कौन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईयम नदी। तो बस एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा ईयम नदी। अगला प्रश्न है, अस्याह एकस्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थलस्य नाम लिखत। इसके एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का नाम लिखिए। तो यहाँ पे पैसेज में देखो दो तीर्थ स्थल के नाम लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है हरिद्वार और एक लिखा हुआ है वाराणसी। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, हरिद्वारम। अगला क्वेश्चन क्या है, के अस्याह वारिड़ा क्षेत्रम सिंचती। कौन इसके जल से अपने खेत की सिंचाई करते हैं। तो इसका भी उत्तर देखो इसी वाक्य में निहित है, क्योंकि इसी वाक्य में आपको इसका उत्तर मिलेगा। एक पद में उत्तर हो जाएगा कृषकाः। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से। यहाँ पे हमने आपको चारों क्वेश्चन के उत्तर बताए हैं, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, पेपर में आप 3 ही लिखेंगे। इसके बाद सेकंड टाइप का प्रश्न जो होता है वो होता है पूर्ण वाक्य उत्तरत का। ध्यान से देखना, क्योंकि आपका पेपर का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। उसमें आ खंड में पूर्ण वाक्य उत्तरत का प्रश्न होगा और 2 दिए गए होंगे, आपको 1 करने होंगे और ये 2 नंबर का होगा। तो देखो इसका ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक वही है कि प्रश्न पढ़िए और पैसेज में ढूंढिए। तो प्रश्न क्या है, कस्याह तीरे नगराणि संति। किसके किनारे नगर है। तो कस्याह तीरे, तो देखो तीरे कहाँ मिल गया, ये देखो मिल गया, अस्याह तीरे विविधानि नगराणि संति। बस इसी लाइन को इसके उत्तर के रूप में इस तरह से आपको लिखना है, अस्याह तीरे नगराणि संति। अगला है, कस्य तपः प्रभावेण इयं नदी भूमिम आगता। अब इस लाइन को देखिए पैसेज में कहाँ पर है। तो ये लाइन देखो आगता, यहाँ मिल गया ना, तो बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, राज्ञः भागीरथस्य तपः प्रभावेण इयं नदी भूमिम आगता। यानी राजा भागीरथी के तपस्या के द्वारा ये नदी जमीन पर आई थी, ऐसी लोकोक्ति है। अब इसके बाद ध्यान देना, जो थर्ड टाइप का प्रश्न होगा, ध्यान देना आपका पेपर ऐसे ही आएगा, यानी उसका जो डिजाइन है ऐसे ही होगा। उसमें ई खंड होगा, ई खंड में यथा निर्देशम का प्रश्न होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यथा निर्देशम माने क्या होता है। तो यथा निर्देशम माने होता है जैसा आपको निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर करना है। और इसमें भी 3 दिए गए होंगे और ये एमसीक्यू में होगा। किस में होगा, एमसीक्यू में। तो ये थोड़ा आपके लिए आसान होगा, बस बुद्धि का प्रयोग करना है। जैसे देखो पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है, राज्ञः इत पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। राज्ञः इस पद में विभक्ति कौन सी है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। तो यहाँ राज्ञः में षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। अगला है, भागीरथी हिमालयात उत्पद्यते अत्र कर्तृपदम किम। यानी इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है। तो कर्तृपद का मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट, जिसको आप हिंदी में कर्ता कहते हो। तो अब यहाँ पे इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, भागीरथी ये सब्जेक्ट है, क्योंकि उत्पद्यते माने होता है उत्पन्न होती है, ये क्रियापद है और करता है भागीरथी। अगला है, अस्याह जलम अतीव पवित्रम मन्यते अत्र अव्यय पदम किम।
अव्यय पद आप जानते हैं ना, जो सातों विभक्तियों में, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में नहीं बदलते हैं, वही अव्यय पद कहलाते हैं। यहाँ पे अव्यय पद है अतीव। अव्यय पद क्या है? अतीव। अतीव माने क्या होता है? अत्यंत। इसके बाद जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन होगा, ध्यान देना, ई खंड के अंतर्गत बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता इसमें लिखना क्या है। तो देखो आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिखा होगा, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये शीर्षक क्या होता है? तो इस पैसेज को पढ़ेंगे, इसमें जो नाम मिल जाए आपको, क्या मिल जाए? नाम। यानी जिसके ऊपर वो पैसेज लिखा गया हो वही उसका शीर्षक होगा। तो ये किसके ऊपर लिखा हुआ है? भागीरथी यानी गंगा नदी के ऊपर लिखा हुआ है। तो बस कैसे लिखेंगे? लिखेंगे शीर्षकम और एक पद में लिख देंगे भागीरथी। अब इसका उत्तर आपको फुल सेंटेंस में नहीं लिखना है, एक शब्द में या दो शब्द में ही शीर्षक लिखना होता है। इस तरह से हमारा जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि 8 नंबर का था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ध्यान से देखना। अब खंड खा प्रारंभ हो गया रचनात्मक लेखनम का। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 में एक चित्र बना होगा। चित्र कभी-कभी कलरफुल आता है, कभी-कभी ब्लैक एंड व्हाइट आता है। तो चित्र कैसा भी हो, आपको चित्र नहीं बनाना है, क्योंकि छठे सातवें के बच्चे क्या करते हैं, वो चित्र देख करके चित्र बनाने लगते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना क्या लिखा रहेगा। लिखा रहेगा, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखत। मंजूषा की सहायता से चित्र को देखकर 4 वाक्य लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 4 वाक्य लिखने हैं। कितने वाक्य लिखने हैं? 4 वाक्य। और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो मंजूषा में जो पद दिए गए रहते हैं इसी को ऐसे ऐसे लिख देते हैं। तो वो उसको अगर पूरी यही सारे पद ऐसे एक लाइन में लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको क्या बनाना है? वाक्य बनाने हैं जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। तो वाक्य कैसे बनाएंगे? यहाँ पे 3 क्रियापद आपको याद रखने हैं। अस्ति माने होता है, एक व्यक्ति या वस्तु। अस्ता माने होता है दो हैं, और संति माने होता है बहुत से हैं। अब चित्र में देखो क्या-क्या है। मंजूषा देखो क्या लिखा हुआ है, आपड़स यानी बाजार, यात्रा, प्रसन्ना, सेव फलानी, जनाः, वस्तूनि। अब इसमें से क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको संज्ञा पद छाँटने हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सेव फलानी, जनाः, वस्तूनि, बालाः, अब पुरुषाः। अब ये सब कैसे पद हैं? संज्ञा पद हैं। अब ये 4 पद कैसे हैं? बहुवचन में है। तो इनके साथ जो है संति को लगा दीजिए और एक पद और जोड़ दीजिए, चित्रे। चित्रे माने क्या होता है? चित्रे माने होता है चित्र में। चित्र माने क्या होता है? चित्र में। अब देखो वाक्य कैसे बनाएंगे। लिखेंगे, चित्रे सेव फलानि सन्ति। चित्र में सेव फल हैं। दूसरा वाक्य बनाएंगे, चित्रे जनाः सन्ति। चित्र में बहुत से लोग हैं। अब चित्रे अपने मन से आपको लिखना है। और जनाः देखो कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो लिखा हुआ जनाः। और संति भी आपको याद रखना है। संति माने क्या होता है? बहुत से हैं। अगला वाक्य क्या बनाएंगे, चित्रे बालाः सन्ति। चित्रे पुरुषः अस्ति। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ पे संति आया 3 में, 1 में अस्ति क्यों आ गया? क्योंकि उसके पहले जो सब्जेक्ट है पुरुषः वह एक वचन में है, मंजूषा में भी एक वचन में दिया गया है। तो एक वचन के साथ अस्ति, बहुत बहुवचन के साथ संति लगाना है, नहीं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। अगला वाक्य क्या बनाएंगे, चित्रे वृक्षः अस्ति। अब वृक्षः देखो मंजूषा में नहीं दिया गया है, लेकिन चित्र में पेड़ दिखाई दे रहा है, और पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्षः कहते हैं। अब मान लो कोई वाक्य आपको नहीं आ रहा है, तो कौन सा वाक्य लिखेंगे? लिखेंगे, चित्रम सुंदरम अस्ति। तब भी आपको 2 नंबर इस वाक्य के, और टोटल 8 नंबर प्रश्न नंबर 2 में आपको मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न इसके अथवा के रूप में ध्यान देना, चित्र वर्णन के अथवा के रूप में होता है अनुच्छेद लेखन। यानी एक टॉपिक दिया गया होगा, उसके ऊपर भी आपको 4 वाक्य लिखेंगे, तब भी आपको 8 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे टॉपिक क्या दिया गया है? पुस्तकालयः यानी लाइब्रेरी। अब इसके ऊपर आपको 4 लाइन लिखनी है। देखो कैसे लिखेंगे, मम विद्यालये पुस्तकालयः अस्ति। मेरे विद्यालय में पुस्तकालय है।
पुस्तकालये पुस्तकानि भवन्ति। पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में किताबें होती हैं। पुस्तकालये आसन्दाः भवन्ति। पुस्तकालय में कुर्सियाँ होती हैं। छात्राः पुस्तकालये पठन्ति। बच्चे पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। पुस्तकालये कोलाहलं न भवति। लाइब्रेरी में शोरगुल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सब बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, ध्यान देना। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 3 आएगा। प्रश्न नंबर 3 में क्या होगा, पदान मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत। 3 टाइप के पद लिखे होंगे और उनको मिला के आपको वाक्य बनाना होगा, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप जानते हैं संस्कृत में कर्ता कितने होते हैं, क्रिया कितनी होती है, उनका मिलान कैसे करते हैं। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि ताकि आप संस्कृत के पेपर में 50 प्लस नंबर पा सकें। और इस वीडियो को एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, 2-3 बार देखेंगे तब ये बिल्कुल समझ में आएगी। तो आप जानते हैं संस्कृत में कर्ता और क्रिया का मेल कैसे होता है। कर्ता के पहले आपको पुरुष जानना होगा। पुरुष कितने होते हैं, तो पुरुष कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसी तरह से संस्कृत में वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब उसके बाद इस पुरुष और वचन का कर्ता क्या है, तो सह, तो, ते, ये प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। सह माने होता है वह, तो माने होता है वह दोनों, ते माने होता है वह सब। इसी तरह से मध्यम पुरुष में तुम, इवाम, यूयम। तुम माने तुम, इवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। उत्तम पुरुष में क्या होता है, अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। अब क्रिया देखते हैं कितने टाइप की होती है। इसके पहले हम यहाँ पे कर्ता का एक नाम दे देते हैं। सह, इसको P1 कर दिया। अब P1 का मतलब क्या है, P मतलब प्रथम पुरुष, 1 का मतलब एक वचन। इसी तरह से तव को P2, ते को P3। इसी तरह से मध्यम पुरुष में एक वचन में तुम को क्या कहेंगे, M1। M माने होता है मध्यम पुरुष और 1 माने होता है एक वचन। इवाम को M2, यूयम को M3। इसी तरह से उत्तम पुरुष में अहम है, तो अहम को क्या कहेंगे, U1। यू माने उत्तम पुरुष और 1 माने एक वचन। आवाम को U2, वयम को U3। ये नाम हो गया। अब क्रिया देखते हैं, उसमें भी 3 पुरुष होते हैं। आपका रूप कैसे चलता है, पठति, पठता, पठन्ति। ये प्रथम पुरुष की क्रिया है। पठसि, पठता, पठथ, ये मध्यम पुरुष की क्रिया है। पठामि, पठावह, पठामह, ये जो है उत्तम पुरुष की क्रिया है। अब इनका भी नाम दे देते हैं, जैसे हमने कर्ता का नाम दिया था। अब क्या करना है, P1 के कर्ता को P1 क्रिया से मिलाएंगे, U3 के कर्ता को U3 की क्रिया से मिलाएंगे। बस इतना ही आपको समझना है। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। उसके पहले ये तालिका बहुत महत्वपूर्ण है। सह को ती से, तुम को सी से, यानी जिसके पहले क्या होगा, सी। अब यहाँ पे वाक्य देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, वयम। वयम माने क्या होता है, हम सब। अब वयम किससे मिलेगा, जिसके लास्ट में आमह होगा। अब यहाँ पे देखो आमह किसके लास्ट में है, पचामह। तो वयम पचामह। अब पचामह माने क्या होता है, पकाते हैं। अब क्या पकाएंगे, बताइए, भोजनम पकाएंगे। क्या पकाएंगे, भोजनम। तो हमारा वाक्य बन गया, वयम भोजनम पचामह। हम सब भोजन बनाते हैं या पकाते हैं। अगला वाक्य क्या है, यूयम। अब यूयम कहाँ का है, यूयम जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का सब्जेक्ट है। उसके साथ क्या आएगा, था, जिसके अंत में क्या होगा, था। तो देखो किसके अंत में है, यहाँ पे देखो क्रीडथ। तो यूयम क्रीडथ। अब किसके द्वारा खेलेंगे, पाद कंदुकेन। पाद कंदुक माने होता है फुटबॉल। तीनों को मिलाएंगे तो आपका वाक्य बन जाएगा, यूयम पाद कंदुकेन क्रीडथ।
आपको केवल वाक्य लिखने हैं, ये तालिका आपको नहीं लिखनी है। अगला क्या है? ते। अब ते को किससे मिलाएंगे? गच्छन्ति से। तो हो जाएगा ते आपणम गच्छन्ति, वह सब बाजार जाते हैं। अब अंतिम है महिला। महिला फलम। अब क्रिया क्या होगा? महिला जो है प्रथम पुरुष एक वचन का सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा खादती। महिला फलम खादती। इस तरह से जो है तीनों पदों को मिलाकर आपको वाक्य बनाने हैं, तब आप जो है इस वाक्य के पूरे अंक प्राप्त करेंगे। इसके बाद खंड गा प्रारंभ होगा अनुप्रयुक्त व्याकरण का, यानी ग्रामर के क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे? 18 नंबर के आएंगे 7वें के संस्कृत के पेपर में। तो इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 4 होगा। इसमें आपको शब्द रूप भरने होंगे। कभी कभी शब्द रूप दिया गया रहता है, उसकी विभक्ति पूछ लेता है। और ये कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा। 4 रहेंगे, 3 करने होंगे। तो देखो यहाँ पे कैसे करना है। पहला है फलम खादतः। अब यहाँ पे खादतः क्या है? द्विवचन की क्रिया है। यहाँ पे बालकः बालकः लिखा हुआ है, बालको लिखा हुआ है। तो बालकः एक वचन का है, बालको द्विवचन का है। तो यहाँ पे बालको जो है सही होगा और इसको भरकर लिख लेना है, बालकः फलम खादतः। अगला है नगरम गच्छति, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? गीते और गीता। तो गच्छति जो है एक वचन की क्रिया है, तो एक वचन में लिखा हुआ है गीता, तो यहाँ पे गीता सही हो जाएगा। अगला है पाद कंदुकेन क्रीडंती। तो ये क्रीडंती जो है बहुवचन की क्रिया है, तो हो जाएगा ते। अंतिम में है पुस्तकम पठंती। अब ये भी बहुवचन क्रिया है, तो हो जाएगा ताह। स्त्रीलिंग में रूप चलता है सा ते ताह। सा जो है एक वचन का है और ताह जो है बहुवचन का है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 में ध्यान से देखना क्या आएगा, क्योंकि आपका पेपर का जो फॉर्मेट है ना बिल्कुल ऐसे ही होगा कि प्रश्न नंबर 5 में उपसर्ग आएंगे। क्या आएंगे? उपसर्ग। प्यारे बच्चों, उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। वैसे आपके सिलेबस में यानी 7वीं क्लास में केवल 6 उपसर्ग हैं। कौन कौन से? ये देखिए आपका सिलेबस है उपसर्ग का। प्रा, सम, अनु, वि, आ और अप। यही 6 उपसर्ग आपके पेपर में आएंगे। इन्हीं के उदाहरण आपको याद करने हैं। जैसे यहाँ पर देखो अनुकरणम लिखा हुआ है, तो इसमें उपसर्ग और शब्द को आपको अलग करना है, और ये उपसर्ग वाला क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। तो कैसे लिखेंगे? अनुपलस करणम। पर भवती। अब यहाँ पे प्र उपसर्ग है और भवती जो है क्रियापद है। संस्कृतम, इसमें सम उपसर्ग है और कृतम पद है। अगला है वी प्लस रचिता। अब जिसमें प्लस लगा होगा उसमें प्लस को हटाकर दोनों को मिला देना होगा। बस इतना ही करना है, ध्यान देना। प्लस को हटाएंगे, दोनों को चिपका देंगे। चिपका देंगे मतलब जोड़ देंगे, तो हो जाएगा विरचितम। अगला क्या है? अनुप्लस करोति। तो क्या हो जाएगा? अनुकरोति। इसमें भी प्लस लगा हुआ था, तो प्लस को हटाकर दोनों को जोड़ देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में संख्या आएगी। आप जानते हैं ना 7वीं क्लास में 1 से लेकर के 50 तक गिनती किताब के पीछे दी गई है। तो वैसे अगर आप अच्छे हैं तो 1 से 100 तक याद कर लो, नहीं तो 50 तक तो जरूर याद कर लो। तो आप देखेंगे कि संस्कृत में जो गिनती आती है वो मंजूषा में लिखी होगी और अंक लिखे होंगे। बस इसके सामने आपको लिख लेना है। जैसे देखो पहला क्या है? 22। अब 22 को क्या कहते हैं? द्वाविंशति। उसके बाद है 38, तो इसको क्या कहते हैं? अष्टात्रिंशत। अब द्वाविंशति, अष्टात्रिंशत, ये सभी आपको मंजूषा में लिखे हुए मिल जाएंगे। बस आपको केवल एक बार थोड़ा सा याद करना होगा ताकि आप मंजूषा से ढूंढकर लिख सको। अगला क्या है? 12 यानी 12, तो क्या हो जाएगा? द्वादश। 27 को सप्तविंशति ही। उसके बाद है 40। 40 को क्या कहेंगे? चत्वारिंशत। ये हो गया प्रश्न नंबर 6 जो कि आएगा संख्या का। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में शब्दार्थ आएगा। क्या आएगा? ध्यान देना, आपका पेपर ऐसे ही होने वाला है।
इसी फॉर्मेट में आपका पेपर आएगा। प्रश्न नंबर 7 में शब्दार्थ आएंगे 4 नंबर का, हिंदी लिखी होगी, उसकी संस्कृत मंजूषा में लिखी होगी, बस उसके सामने आपको लिख लेना है। जैसे पहला है तालाब, अब तालाब को संस्कृत में क्या कहते हैं? सरह। दूसरा है खिड़कियां, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? गवाक्षाह। अगला है जलता है, तो इसका हो जाएगा तपते। ये तपते कहाँ मिला है? ये पहले पाठ में ही आपने लिखा हुआ है, सत्येन तपते सूर्यः। उसके बाद आरंभ किया तो हो जाएगा प्रारब्धवती। झूठ, उसके लिए आया हुआ है अनिर्तम। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में धात रूप आएंगे। क्या आएंगे? धात रूप, यानी क्रियापद सही करने होंगे, यानी दो दो लिखे होंगे, एक उसमें सही होगा, वो आपको टिक करके लिख लेना है। 3 नंबर का धातु रूप आएगा प्रश्न नंबर 8 में। तो क्रियापद कैसे भरते हैं संस्कृत में? कर्ता के अनुसार, कर्ता को देखेंगे किस पुरुष वचन का है, उसी के अनुसार क्रिया को भर लेंगे। जैसे सहा, ये एक वचन का है तो हो जाएगा गच्छति, तो बस लिख दिया गच्छति। दूसरा है आवाम, अब आवाम क्या है? ये जो है उत्तम पुरुष द्विवचन का है। अभी हमने आपको जो ट्रिक बताई थी कर्ता और क्रिया की तालिका, वो याद रखना, उसको नोट कर लेना। तो आवाम के साथ हो जाएगा खादावह। ताह फलम, अब क्या हो जाएगा? ताह जो है बहुवचन का है तो हो जाएगा खादंती। मयूराह वने, अब क्या हो जाएगा? मयूराह बहुवचन का है तो हो जाएगा नृत्यंती। इसके बाद आपका खंड घा प्रारंभ होगा, जो कि है पठित अवबोधन, यानी जो आपकी पुस्तक है, पुस्तक का क्या नाम है? रुचिरा द्वितीयो भागा। उस पुस्तक से 22 अंक के आएंगे प्रश्न। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले 3 पैसेज आते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में गद्यांश आएगा, यानी जो स्टोरी वाले पाठ हैं, जैसे दुर्बुद्धि विनिश्यति स्टोरी वाला पाठ है, अमृतम संस्कृतम है, विश्व बंधुत्तम है। अब यहाँ पे देखो, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारम कुर्यात्। अब बंधुतायाः व्यवहारम कुर्यात् पैसेज पढ़ने से आपको पता चलेगा कि इस पाठ का है, विश्व बंधुत्तम वाले पाठ का है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है ना, तो हमने 7th क्लास की प्ले लिस्ट बनाई है, उसमें सभी पाठों को अच्छे से पढ़ाया है। तो आप पाठ को पढ़ लें, अभी टाइम है आपके पेपर में। अब इसमें भी क्या करना होगा? पैसेज पढ़ना है, पैसेज नहीं लिखना है। उसके नीचे क्वेश्चन होंगे, कितने टाइप के? 3 टाइप के, एक पदेन पूर्ण वाक्यन और यथा निर्देशम, उनके उत्तर लिखने हैं। तो ट्रिक वही अपनानी है, प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उस लाइन को पैसेज में देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। अब यहाँ पे भावना आवश्यकी देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक पद में इसका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कस, एक पद में उत्तर हो जाएगा विश्वस्य। मान लो एक पद में आप निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पूरे वाक्य को लिख देंगे, तब भी आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। एक पद में हो जाएगा विश्वस्य। केषु इयं भावना आवश्यकी, अब देखो एक ही वाक्य में दोनों उत्तर छिपे हुए हैं। पहले का उत्तर भी सेम में था, अब वहां पे केसु है तो हो जाएगा जनेसु। अब आप कहेंगे सर जी, एक ही वाक्य लिखने से दोनों क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये कैसे? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, केवलम प्रश्न एकम, एक ही करना है, ये मॉडल पेपर है, इसलिए हम आपको दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा खंड होगा पूर्ण वाक्यन उत्तरत का, उसमें भी प्रश्न पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः कुत्र समान रूपेण प्रसरति। अब ये लाइन देखो कहाँ लिखी हुई है, पैस में देखो ये लिखा हुआ है, बस यही लाइन इसका उत्तर हो जाएगा। इस ट्रिक से आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। अगला क्वेश्चन क्या है, के ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। अब ये लाइन देखो कहाँ लिखी हुई है, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? इस तरह से। तो एक पदेन पूर्ण वाक्य सभी बच्चे कर लेते हैं, कुछ ही बच्चे गलती करते हैं, लेकिन ई खंड में, यानी जो थर्ड खंड होता है यथा निर्देशम में, इसमें गलती करते हैं। ये MCQ में होगा और इसमें भी 3 दिए गए होंगे, 2 करना होगा।
तो देखो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। लिखा है इयम महती आवश्यकता वर्तते अत्र क्रियापदम किम। क्रियापद क्या होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में वर्ब कहते हो, हिंदी में क्रिया कहते हो, उसी को संस्कृत में क्रियापद कहते हैं, जिसको आप धातु रूप भी कहते हो, पठति पठता पठंती। यहाँ पे क्रियापद क्या है, वर्तते, ये वर्तते क्रियापद है। देशाः बंधुतायाः व्यवहारम कुर्यात् अत्र कर्तृपदम किम, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, देशः है, क्या है, देशः। उसके बाद अगला क्या है, सूर्यस्य प्रकाशः सर्वत्र प्रसरति अत्र अव्यय पदम किम, अव्यय पद कौन सा है, तो यहाँ अव्यय पद है सर्वत्र। सर्वत्र माने होता है सब जगह। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में जो आपके श्लोक वाले पाठ हैं, श्लोक वाले कौन कौन से पाठ हैं, जैसे आपका है विद्या धनम वाला चैप्टर, लालन गीतम है, सुभाषतानी है, सदाचारा है, ये चार पाठ जो हैं पद्यांश वाले हैं। इसमें से एक या दो श्लोक आएंगे और इसमें से आपको 3 टाइप के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और 5 नंबर का होगा प्रश्न नंबर 10। अब यहाँ पे देखो, श्लोक देखने से आपको पता चल गया, केऊराह न विभूषयन्त पुरुषम हारा न चंद्रोज्जला, ये किस पाठ का श्लोक है, ये आपका जो पाठ है कौन सा, द्वादशः पाठ विद्या धनम वाला चैप्टर है, उस पाठ का जो है ये श्लोक है। तो इसमें भी 3 टाइप का क्वेश्चन होगा। पहला क्या होगा, एक पदेन उत्तरत, तो इसमें भी वही करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे फिर उसको श्लोक में ढूंढेंगे कहाँ पर है। तो सततम भूषणम किम अस्ति, यानी हमेशा रहने वाला आभूषण कौन सा है, तो देखो श्लोक के अंत में लिखा हुआ है सततम वाग भूषणम भूषणम, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा वाग भूषणम, यानी जो वाणी रूपी आभूषण है वो हमेशा बना रहता है। का पुरुषा पुरुषम सम अलंकरोति, का मतलब कौन, पुरुषम मतलब पुरुष को, कौन पुरुष को सुंदर बनाता है या बनाती है, तो देखो इस श्लोक में ये लिखा हुआ है वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम, तो एक पद में उत्तर हो जाएगा वाणी, यानी मनुष्य की जो वाणी होती है वही उसको सुंदर बनाती है। इसके बाद पूर्ण वाक्य है के ना पुरुषम विभूषयन्ति, तो ये देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है केउराह न विभूषयन्त पुरुषम। अब इसको क्रम से करके इस तरह से लिखेंगे, केउराह न पुरुषम विभूषयन्ति। अगला है कीदृशी वाणी पुरुषम सम अलंकरोति, कैसी वाणी पुरुष को सुंदर बनाती है, तो हो जाएगा संस्कृता वाणी पुरुषम सम अलंकरोति। कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो लिखा हुआ है वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृत धार्यते। तो इस तरह से एक पदन पूर्ववाक्य हो गया। इसका जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन होगा वो होगा एमसीक्यू में और यथा निर्देशम की तरह। एका वाणी पुरुषम सम अलंकरोति अत्र कर्तृपदम किम, यहाँ पे कर्तृपद क्या है, वाणी जो है सब्जेक्ट है यानी कर्ता पद है। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या पूछा है, क्रियापदम किम, क्रियापद कौन सा है, तो क्रियापद है क्षीयन्ते, ये खा वाला ऑप्शन सही है। केवराह पुरुषम ना विभूषयन्ते अत्र अव्यय पदम किम, यहाँ पे अव्यय पद कौन सा है, तो अव्यय पद है ना, ना माने क्या होता है, नहीं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में क्या आएगा, नाट्यांश आएगा, क्या आएगा, नाट्यांश, यानी जो आपके पेपर में यानी किताब में संवाद वाले पाठ हैं, कौन वाले, संवाद वाले, तो उनको क्या कहते हैं, नाट्यांश कहते हैं। इस टाइप के कौन कौन से पाठ हैं, इस टाइप के आपके सिलेबस में 2 पाठ है, एक है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि और दूसरा है त्रिवर्णः ध्वजः। अब यहाँ पे जो पैसेज आया हुआ है ये त्रिवर्णः ध्वजा वाले पाठ का है। इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो देखो पहला क्या है, एक पदे कस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। अब इसका उत्तर भी इस लाइन को पैसेज में ढूंढिए कहाँ पर लिखा हुआ है। देखो ये इसी लाइन में उत्तर छिपा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्वजस्य। तो एक पद में इस तरह से लिखेंगे ध्वजस्य। अगला है चक्रे कति आराह संति, चक्र में कितनी तीलियां हैं। अब चक्रे कत्र आराह संति, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चक्रे चतुर्विंशति आराह संति, तो एक पद में उत्तर हो जाएगा
चतुर्विंशति। कैसे लिखेंगे? इस तरह से। इसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा पूर्ण वाक्येन उत्तरत का। ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णम चक्रम कस्य प्रवर्तकम। यानी तिरंगे के बीच में जो चक्र है वो किसका प्रवर्तक है? तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है अशोक चक्रम कथ्यते एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। बस यही लाइन आपको लिख लेना है इस तरह से करके। ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णम चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। अगला क्या है? कुत्र अशोक स्तंभ अस्ति। तो इसका उत्तर देखो कहाँ लिखा हुआ है। अशोक का स्तंभ कहाँ पर था? तो ये था सारनाथ में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। इस तरह से इसका उत्तर लिखना है। और देखो ये इसका उत्तर कहाँ छिपा हुआ था? ये देखो यहाँ लिखा हुआ था सारनाथे अशोक स्तंभ अस्थि। तो इस तरह से एक पदेन पूर्ण वाक्य कंप्लीट हुआ। इसके बाद ई खंड है निर्देशानुसारम उत्तरत का। ध्वजस्य इथ पदे का विभक्ति। विभक्ति कौन सी है? इसमें षष्ठी विभक्ति है। इदम अशोचक्रम कथ्यते। अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पे क्रियापद क्या है? तो क्रियापद है कथ्यते। केसर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। अत्र अव्यय पदम किम। अव्यय पद कौन सा है? तो अव्यय पद है चा। चा माने होता है और। इसके बाद आपका जो प्रश्न है वो कौन सा आएगा? आपका प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 12। कौन सा प्रश्न आएगा? प्रश्न नंबर 12 आएगा। इसमें प्रश्न निर्माण करना होगा। ये थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा कठिन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो है 9वीं 10वीं में आता है और 7वीं में भी 3 नंबर का क्वेश्चन निर्माण आता है। तो इसमें क्या करना होता है कि जो पद दिया है उसको हटाकर किम शब्द का रूप, आपके किताब के पीछे किम शब्द का रूप दिया गया है और सप्तकाकार यानी जिसको संस्कृत में WH फैमिली कहते हैं उनको प्रयोग करके आपको प्रश्न निर्माण करना होता है। तो यहाँ पे देखो पहला क्या लिखा हुआ है? अत्र अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्ति। अद्य माने आज, आज स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस जो है ये पुल्लिंग का है, प्रथमा के एक वचन में है। तो किम शब्द का रूप हो जाएगा कः। अद्य कः अस्ति। अगला है प्रातः ईश्वरम स्मरेत। यहाँ ईश्वरम जो है पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में है तो हो जाएगा कम। तो वाक्य बन जाएगा प्रातः कम स्मरेत और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। श्रीकंठस्य भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तो ये जो है संख्या पद रेखांकित है। चत्वारिंशत् माने 40। तो प्रश्न हो जाएगा कति। कति माने होगा कितने। पंडिता रमाबाई सरस्वती इत उपाधिना विभूषिता। पंडिता रमाबाई सरस्वती की उपाधि से विभूषित की गई थी। तो यहाँ पंडिता रमाबाई जो है प्रथमा के एक वचन में है तो हो जाएगा का माने होता है कौन। इसके बाद आपके प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसमें क्या लिखा होगा? प्रश्न पत्रात अत्रेंच भवतः पाठ्य पुस्तकात कंठस्थः श्लोक द्वयम लिखत। इसका अर्थ क्या है वो भी ध्यान से देखिए। प्रश्न पत्र के अतिरिक्त अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किए हुए कोई 2 श्लोक लिखो। कितने श्लोक? 2 श्लोक आपको याद करना है। तो 2 श्लोक कौन से याद करने हैं? यही दोनों श्लोक आप याद कर लें और ये 4 नंबर पक्के कर लें। उदिते सूर्य धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलम विकसति नदति मंदिरे उच्चैर ढक्का सरिता सलिले सेलति नौका। ये 2 श्लोक आप बिल्कुल याद कर लें जिससे आप जो है जो आपका प्रश्न नंबर अंतिम है 2 श्लोक लिखने वाला, इसका नंबर आप प्राप्त कर सके। तो इस तरह से हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।